आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग गणित के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ये कठिन चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला कम मिलेगा और कंसेप्ट ज़्यादा मिलेगा। यानी आपको परिभाषाओं पर ध्यान देना होगा, नियमों और सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। उसको आप अच्छा से समझिएगा, तभी आपको जो है ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। ऐसे तो ये आसान सा चैप्टर है, लेकिन बच्चे जो है इसमें डिफिनीशन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ये उनके लिए जो है कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर को मैंने दिन में ही रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड के बाद जो वीडियो बना वो काफ़ी बड़ा सा वीडियो हो गया था, लगभग 500 MB का, जिस कारण से वह यूट्यूब पर या जिस चैनल पर मैं डालना चाह रहा था, टीचमेंट पर भी, तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग लेक्चर को दोबारा यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, लाइव आकर के मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी एक एक पॉइंट को मैं जो इसमें है उसको मैं समझाऊंगा। सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो निश्चित रूप से हमको मैसेज करेगा, ठीक है, कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, तो मैं अगले क्लास में इसको फिर से क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, और जो मैंने नोट्स दिया था आपको, उसी नोट्स से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना नोट्स है आज का। ठीक है, तो देखिए इसमें चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग 11th की कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, क्या क्या है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 11th की कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए समुच्चय के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। यहाँ समुच्चय आप नीचे क्लास में पढ़े हैं। अगर हम लिखते हैं ए बराबर 1 2 3, ठीक है, चाहे बी बराबर ABC, तो महिला कोष्ठ में घेर करके ये जो लिखा जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह, ठीक है, सुनिश्चित वस्तुओं, ठीक है, का संग्रह, इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, जो भी चीजें एकदम डेफिनिट है, डिफाइंड है और निश्चित है, उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। और समुच्चय को हमेशा महिला कोष्ठ में घेर के लिखा जाता है। समुच्चय जिनसे मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अवयव। ठीक है, तो आप देखिए इस समुच्चय ए का अवयव कौन कौन है, एक है, दो है, तीन है। तो इसको हम लिखते हैं एक अवयव है ए का, दो अवयव है ए का, तीन अवयव है ए का, चार अवयव नहीं है ए का। ठीक है, तो जिनसे मिलकर कोई समुच्चय बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अवयव। अवयव का ये संकेत है, इसको हम पढ़ते हैं अवयव है। ठीक है, या इसको हम लोग पढ़ते हैं सदस्य है। ठीक है, या इसको हम लोग पढ़ते हैं संबंधित है। ठीक है, रिलेटेड है, ये हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट। ठीक है, या बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिलोंग्स टू का मतलब होता है से संबंधित। ठीक है, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। फिजिक्स अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, इसको एप्सिलॉन भी कहा जाता है। ग्रीक अक्षर है, लेकिन मैथ में इसका प्रयोग अगर हो तो इसका अर्थ है कि से रिलेटेड, से संबंधित, या बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समुच्चय जिनसे मिलकर बना हो उसको हम लोग उसका अवयव कहते हैं, और अवयव का जो है ये संकेत है। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, आपको मैंने बताया था 11th क्लास में, और यहाँ एक बार मैंने फिर से बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आप देख लीजिए। समुच्चय तो आप समझ गए, अब समुच्चय में देखिए, एक समुच्चय होता है खाली समुच्चय होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। आप 11th में पढ़े होंगे कि रिक्त समुच्चय को हम लोग फाइव द्वारा सूचित करते हैं, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही ब्लैंक रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय है। और अगर मान लीजिए कि कोई समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव आ गया, एक अवयव भी आ गया, ठीक है, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, या कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कुछ भी, अगर
जीरो भी अगर समुच्चय के अंदर आ गया ना, तो अब ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अरिक्त समुच्चय। इसको हम लोग बोलेंगे नन इम्पटी से। तो रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता, और जो अरिक्त समुच्चय होता है, नन इम्पटी सेट होता है, इसमें कम से कम एक अवयव होता है, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज आप समझ गए कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो पाई होता है, और उसमें एक भी अवयव नहीं होता, जबकि अरिक्त समुच्चय जो होता है एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कम से कम एक अवयव होता है। ठीक है, ये चीजें 11th की है, आपको केवल सुनना है ध्यान से। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा, सुन के ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, हमें ये सब चीजें पढ़ना नहीं है 12th में, 11th में आप ये सब चीज पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं केवल रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा या उसके आगे फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, या हम लोग बाइनरी ऑपरेटर, तो चैप्टर्स में समुच्चय की अवधारणा सभी चैप्टर में है। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेना बड़ा जरूरी है। तो समुच्चय मैंने बोल दिया कि सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय जिनसे मिलकर बना होता है उनको अवयव कहते हैं। अवयव का संकेत ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट या बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी को काट दें तो नॉट एन एलिमेंट हो जाएगा या डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। ठीक है, अब समुच्चय में एक होता है रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय उसे कहेंगे, रिक्त यानी खाली, जिसमें सेट हो, और इसको फाई द्वारा स्विच करते हैं। और एक समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो अब इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये चीज आपको लिखना नहीं है, ये आपका हम बेस बनाने के लिए रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चय का कार्तीय गुणन। ठीक है, तो देखिए समुच्चय तरीका से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हम लिख दिए 1 2, ठीक है, और बी बराबर एक और समुच्चय लिख दिए 3 4, और क्वेश्चन हो गया कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो इसी ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहला समुच्चय लिख दिया 1 2, दूसरा समुच्चय लिख दिया 3 4, और गुना कैसे कराना है, तो पहले से ये दोनों में। ठीक है, और रियल गुना नहीं करना है, अंकगणित वाला गुना नहीं करना है, यहाँ पर हमको ऑर्डर पेयर बनाना है, क्रमिक युग्म बनाना है। 1 से 3 में गुना तो 1 3 लिखाएगा, 1 से 4 में गुना तो 1 4 लिखाएगा, 2 से 3 में गुना 2 3 लिखाएगा, और 2 से 4 में गुना 2 4 लिखाएगा। आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज कीजिए हमसे कहा जाता कि आप बी क्रॉस ए निकालिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता कि बी क्रॉस ए निकालिए, ठीक है, तो बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी को हम पहले लिख देंगे, बी कौन है, तो ए कौन है भाई, 1 2 है, गुना कर दीजिए। तो 3 से ये दोनों में गुना तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2। ठीक है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स के पहले ही चैप्टर में आप लोग ये पढ़े होंगे कि समुच्चय का कार्तीय गुना हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरे चैप्टर में था। ठीक है, संबंध और फलन में। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने बता दिया कि भाई समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, अरिक्त समुच्चय क्या होता है, अवयव क्या होता है, और समुच्चय का क्रॉस गुना कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होगा कि ए क्रॉस ए दे देगा, तो ए क्रॉस ए दे देगा, तो ए में क्या है 1 2 है, क्रॉस फिर ए में क्या है 1 2 है, गुना कर दीजिए। 1 से गुना कीजिएगा तो 1 1 1 2 आएगा, फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 1 2 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने आप से भी क्रॉस गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इतना चीज समझ गए, तो अब हम लोग मूल चैप्टर पर आ सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, रिलेशन फंक्शन। देखिए हर चीज आपको नोट नहीं करना है, जो चीज हम समझा रहे हैं वो चीज समझना है, उसको नोट नहीं करना है, क्योंकि ये मैथ है, इसमें समझिएगा नहीं तो आपसे समझ लायक है, नोट करने लायक है, वो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ के माध्यम से डाल दिया है, तो वहां से वो चीज लिख लीजिए। लेकिन बाकी ये जो हम समझा रहे हैं, तो हर चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं इस चैप्टर का, कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के 4 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंध। ठीक है, संबंध आप जानते हैं, रिश्तेदारी समझते हैं ना, हितई समझते हैं। जैसे ए बी का पिता है, बी सी की माँ है, ठीक है, भाई है, बहन है, छोटा है, बड़ा है,
तो हर एक प्रकार के संबंध, चाहे वो सामाजिक जीवन के हो, अंगगणितीय संबंध हो, बीजगणितीय संबंध हो या भाषाई संबंध हो, हर एक प्रकार के संबंध आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिलेशन यानी कि हम लोग यहाँ पहला चैप्टर में जो 1.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन। ठीक है, फलन पढ़ेंगे। थोड़ा सिलेबस आपको हम बता दे रहे हैं। तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दूसरा चैप्टर में हम लोग तीसरा चैप्टर में ये पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी फलनों का संयोजन। ठीक है, फलनों का संयोजन। और चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम लोग कहते हैं द्विधारी संक्रिया। ठीक है, द्विधारी संक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि टोटल हमको 4 एक्सरसाइज पढ़ना है आरएफ के अंदर, यानी रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हमको टोटल 4 एक्सरसाइज पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। ठीक है, संबंध जिसको बोलते हैं। दूसरा में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे। तीसरा में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी फलनों का संयोजन पढ़ेंगे। और चौथा में बाइनरी ऑपरेशन जिसको द्विधारी संक्रिया कहेंगे। अच्छा, एक और यहाँ चीज नोटेबल है कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है पहला, ये अवरोही क्रम में सजा है। ठीक है, आरोही क्रम समझते हैं ना। आरोही क्रम में क्या होता है कि जो बड़ा चीज है वो पहले होगा और जो छोटा है वो क्या होगा, बाद में। तो यहाँ समझ लीजिए कि रिलेशन सबसे आपको मुश्किल रहेगा पढ़ने में। इससे इजी फंक्शन होगा, इससे इजी कंपोजिशन होगा और सबसे इजी बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो ये उल्टा क्रम में है, थोड़ा सा मैंने जटिलता जो है रिलेशन में अधिक है, फंक्शन में उसकी तुलना में कम है। और जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है इसमें और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर फाइनल एग्जाम कलेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम रहता है। ठीक है, तो हम लोग तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो पूरा समझेंगे अच्छा से। लेकिन आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरह से आ जाएंगे, वो डिफिनीशन पर आते हैं, डिफिनीशन के एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा रूपरेखा बता दिया रिलेशन एंड फंक्शन का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और संबंध की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला एक्सरसाइज संबंध पर आधारित है, तो पहले संबंध का जो थ्योरी सेक्शन है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो संबंध का थ्योरी सेक्शन अगर आप कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थ्योरी को अच्छा से समझिए। आपको जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज छूना नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज तभी टच कीजिएगा जब आपको सब इसके डिफिनीशन, इसकी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है समुच्चय, तो समुच्चय तो अभी हमने बता दिया, सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए बराबर 1 2 3 पोस्ट में घेर के लिखा जाता है। और समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनको हम लोग के अंदर आने वाले जो भी अंक होंगे या अक्षर होंगे, इसको हम लोग समुच्चय का अवयव या सदस्य कहते हैं। ठीक है, अब समुच्चय का कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन भी हम बताए हैं। मान लो कि ये ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर ए बी है, तो अगर ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो ये 1 2 3 में ए बी से गुना होगा, तो एक से ये दोनों में गुना, तो एक ए एक बी, दो से गुना कीजिएगा तो 2 a 2 b, 3 से गुना कीजिएगा 3 a 3 b। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दो दो का जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का पहला सदस्य पहले समुच्चय का होता है, दूसरा सदस्य दूसरे समुच्चय का होता है। तो ये चीज हम समझा दिए हैं। अब आते हैं हम लोग संबंध पर। ठीक है, संबंध क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कहानी तो मैंने लिखा ही है, डिफिनीशन भी लिखा है, बस आप ये सिंपल चीज याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगर आर उच्च समुच्चय है, ठीक है, देखिए इस सिंबल का अर्थ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़े हैं। ठीक है, ये उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, होता है तो एक छोटा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके सभी एलिमेंट आगे वाले समुच्चय में होते हैं। जैसे अगर ए का सब एलिमेंट बी में है तो हम कहेंगे कि ए उप समुच्चय बी है।
अगर बी का सभी एलिमेंट सी में है तो हम कहेंगे बी उप समुच्चय सी है। तो उप समुच्चय का मतलब है कि इसके पहले जो समुच्चय होगा ना, इसका सब एलिमेंट इसके बाद वाले में होगा। ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहाँ, एक एग्जाम्पल और यहाँ ले सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ए में जो है दो एलिमेंट है, एक दो, ठीक है, और बी एक दूसरा समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है एक दो तीन। तो आप देखिए ना, इसका दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ गया। तो आ गया मतलब कि ए उप समुच्चय है बी, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी ए का उप समुच्चय नहीं है, ए बी का है। ठीक है। तो यदि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में मौजूद हो तो उसको हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है। तो अब आप उप समुच्चय समझ गए होंगे। तो अगर आर के जो भी अवयव हैं वो अगर ए क्रॉस बी में आ जाए, देखिए आपको आर दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, पूछेगा कि रिलेशन है कि नहीं, आर ए से बी में रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन का यही डिफिनीशन है कि यदि आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी हो तब आर को ए से बी में संबंध कहेंगे। ठीक है। संबंध का डिफिनीशन है। संबंध क्या होता है? संबंध एक समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव ए क्रॉस बी के अंदर आ जाते हैं। तो जब कभी भी आपसे ए दिया जाए, बी दिया जाए और आर दिया जाए, पूछा जाए कि क्या आर ए से बी में रिलेशन है, तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। और ए क्रॉस बी जब निकल जाएगा तो चेक करना है कि क्या आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी है, मतलब आर के सब एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर आने चाहिए। अगर सभी एलिमेंट आ गए हैं तो उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा तो संबंध होगा। और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी में नहीं है तो उप समुच्चय नहीं हुआ, और उप समुच्चय नहीं हुआ तो संबंध भी नहीं हुआ। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बोले हैं इस चीज पर फोकस आप कीजिएगा। ठीक है। हिंदी तो मैंने लिखा ही है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन फोकस यहाँ करना है। रिलेशन का परिभाषा यही है कि यदि आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी हो तो आर को ए से बी में एक रिलेशन कहेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है। ब्लैंक पेपर पर आते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। देखिए लोग, मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है यहाँ एक दो, ठीक है, बी बराबर दिया हुआ है तीन चार, ठीक है, और आर बराबर दिया हुआ है एक दो, एक तीन, दो चार, दो तीन, ठीक है। और हमसे पूछा कि क्या आर ए से बी में बंद है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। ए का मान दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। यदि ए बराबर एक दो, बी बराबर तीन चार, और आर का मान दिया हुआ है एक तीन दो चार और दो तीन, पूछ रहा है कि क्या आर ए से बी में रिलेशन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको सीधा ए क्रॉस बी पहले निकालना है। ठीक है। ए से बी में गुना, तो गुना करो। पहले एक से गुना होगा तो क्या आएगा, एक तीन आएगा, एक चार आएगा। फिर दो से गुना होगा तो क्या आएगा, दो तीन आएगा, दो चार आएगा। हम पहले ही बता दिए हैं इसको। अब आप मिलाइए, है वो एक क्रॉस बी में है कि नहीं, देखिए तो यहाँ एक तीन है, ठीक है ना, यहाँ भी एक तीन है। अगर यहाँ दो चार है तो इसमें भी दो चार है, इसमें दो तीन है तो इसमें भी दो तीन है। तो आर के जो सभी एलिमेंट है ना वो एक क्रॉस बी में आ गया, यानी कि आर उप समुच्चय हो गया एक क्रॉस बी। ठीक है। और उप समुच्चय हो गया तो संबंध होगा। ठीक है। तो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। जब भी ए दिया जाए, बी दिया जाए, ठीक है, और आर दिया जाए, तो आप पहले ए क्रॉस बी निकालिए। अगर आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में चले गए तो उप समुच्चय होगा, और उप समुच्चय होगा तो संबंध होगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग एक और छोटी सी बात को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो संबंध का यही डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है। ठीक है। यही डिफिनीशन संबंध का यहाँ लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या मैंने लिखा है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त मतलब कम से कम एक अवयव होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, समुच्चय हो ऐसे ए क्रॉस बी हो, तो अगर आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है तो आर को ए कहेंगे, एक संबंध कहेंगे। तो यही संबंध की परिभाषा है। इसी को मैंने यहाँ शॉर्ट में बोला कि आप इसको ना रख लीजिए कि आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी, यदि आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी
तो आर को ए से बी में एक संबंध कहेंगे। ठीक है, एक और चीज समझिए, कभी कभी क्या होता है कि दो ना समुच्चय दे करके एक ही समुच्चय दिया रहता है, कोई एक ही, तो एक समुच्चय रहेगा तो आप देखिएगा आर, देखिए अगर दो सेट है ए और बी तो ए क्रॉस बी देखना है, और अगर केवल एक ही समुच्चय दिया है तो ए क्रॉस ए देखना है। ठीक है, तो अगर आर उप समुच्चय ए क्रॉस ए हो जाए तब हम कहेंगे कि आर ए से ए में, ए से ए में यानी स्वयं में, ए से ए में एक उप समुच्चय है, और ए से ए में उप समुच्चय होने को हम लोग बोलते हैं ए पर उप समुच्चय। ए पर कहने का मतलब ए से ए पर ही रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है। यदि आर उप समुच्चय ए क्रॉस ए हो तो आर को ए पर एक संबंध कहते हैं, ए पर का मतलब ए से ए में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक और छोटी सी रिलेशन से, किसी भी संबंध या फलन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ समझनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ आपको ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं, यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक रिलेशन हम लिखे हैं। ठीक है, एक रिलेशन लिखे हैं, एक एक दो दो तीन तीन। ठीक है, तो देखिए एक का रिलेशन है एक से, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर। फिर दो का रिलेशन है दो से, इसको हम ऐसे लिखते हैं वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू टू। ठीक है, जब भी एक्स रिलेटेड वाई इस टाइप का लिखा हो ना तो इसको हम पढ़ते हैं रिलेटेड। ठीक है, रिलेटेड, रिलेटेड यानी संबंधित, यानी संबंध है। ठीक है, तो देखिए अगर एक एक लिखा है इसका मतलब है एक रिलेटेड है एक। अगर मान लीजिए कि दो एक लिखा है, दो तीन लिखा है, तो इसका मतलब है दो रिलेटेड है तीन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इस एक का रिलेशन इस एक से है, तो इस पहले वाले को हम लोग कहते हैं, इस दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं बिंब, पहले वाले का। ये चूंकि दोनों एक ही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ए का इमेज जो है बी है और बी का प्री इमेज ए है। ठीक है, अगर तीन का रिलेशन चार से है तो तीन का ये प्रतिबिंब कहलाता है, चार प्रतिबिंब कहलाएगा, और चार का ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। कल्पना कीजिए ना, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, तो जो दर्पण में वो आपका प्रतिबिंब है, और उसके आगे आप खड़े हैं तो आप क्या हैं, पूर्व प्रतिबिंब है, आप जो है प्री इमेज है। समझ गए? तो कोई भी रिलेशन अगर होता है ना तो उस रिलेशन में अगर दो एलिमेंट है ए और बी, चाहे एक्स और वाई, ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है ना उस पहले एलिमेंट को, जैसे हम ए और बी ले लेते हैं, इस पहले एलिमेंट को हम लोग कहते हैं प्री इमेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। ये दूसरे को हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है, ये इमेज है, बी इमेज है किसका, ए का, और ए प्री इमेज है किसका, बी का। ठीक है, तो समझ गए होंगे इमेज टू इमेज क्या होता है। ठीक है, एक और कंसेप्ट यहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि उस चीज को मैंने यहाँ लिखाया नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा। अभी हम बता देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए कोई संबंध अगर मान लीजिए कि है, सपोज कीजिए कि एक रिलेशन हम ले लेते हैं, एक रिलेशन है, सपोज कीजिए एक रिलेशन है ए से बी में। ठीक है, तो रिलेशन का डिफिनीशन तो यही है कि आर समुच्चय क्रॉस बी होना चाहिए, तब कहलाएगा रिलेशन। ठीक है, तो अगर आर ए से बी में एक रिलेशन है, ठीक है, तो इस ए को हम लोग बोलते हैं प्रांत। समुच्चय ए के जितने अवयव होंगे उसको हम बोलेंगे प्रांत, और इसको हम लोग बोलेंगे सहप्रांत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर ए से बी में रिलेशन हो तो ए को हम लोग बोलते हैं प्रांत, यानी अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं डोमेन, और बी को हम बोलते हैं सह प्रांत, अंग्रेजी में बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन कोडोमेन समझ गए ना, जो पहला समुच्चय होगा वो प्रांत कहलाएगा, या पहले समुच्चय के जो अवयव होंगे वो प्रांत कहलाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ सामने देखिए, ठीक है, एक दो एक, तो रिपीट करके चूंकि लिखते नहीं है, तो समुच्चय में आप जानते हैं ना अंक रिपीट नहीं होते या कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता, तो एक दो तीन जो है ये कहलाएगा प्रांत। ठीक है, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन ही दिख रहा है, ये कहलाएगा सहप्रांत। ठीक है, तो अगर ए से बी में रिलेशन है तो समुच्चय ए को प्रांत कहेंगे, समुच्चय बी को सहप्रांत कहेंगे। ठीक है, अब एक और चीज होता है परिसर।
तो परिसर क्या होता है? तो परिसर जो है प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। एक का प्रतिबिंब यहाँ एक है, दो का प्रतिबिंब दो है, तीन का प्रतिबिंब तीन है, एक का प्रतिबिंब दो है, दो का प्रतिबिंब एक है, दो का प्रतिबिंब तीन है, एक का प्रतिबिंब तीन है। तो केवल प्रतिबिंब को लीजिए, एक दो तीन है, फिर दो है तो लिख दिए हैं, एक है फिर लिख दिए हैं, तीन है फिर लिख दिया गया है, तो दोबारा हम एक चीज को नहीं लिखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे परिसर। ठीक है, देखिए पहला समुच्चय प्रांत कहलाएगा, दूसरा सह प्रांत कहलाएगा, और जो प्रतिबिंब होंगे रिलेशन के अंदर, पूर्व प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब जो होंगे उसके समुच्चय को हम लोग कहते हैं परिसर। ठीक है, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, क्या नोट है? नोट, जो सह प्रांत होता है, परिसर हमेशा उच्च समुच्चय होता है अंत का। सह प्रांत क्या है? दूसरे समुच्चय के अवयव है कि नहीं? और उसी में से ये इमेज निकलता है, दूसरे समुच्चय में से ही इमेज निकलता है। ठीक है, तो इमेज को लेके हम परिसर बनाते हैं, या तो छोटा होगा या बराबर होगा सह प्रांत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चार ऑप्शन दे देगा, चार तरीका से इसको लिख देगा उल्टा सीधा, पूछेगा सही कौन है, तो सही यही है कि परिसर छोटा या बराबर सह प्रांत, या परिसर उप समुच्चय होता है सह प्रांत। इसको VVI में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संबंध के प्रकार हम देख लेते हैं। संबंध के प्रकार में देखिए 5 प्रकार का यहाँ संबंध हम लोग पढ़ेंगे। एक है इम्पटी रिलेशन। ठीक है, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध मतलब जिसमें एक भी अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, जुड़ा नहीं हो। ठीक है, रिक्त संबंध किसको बोलेंगे? फाई, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, और ए का कोई भी सदस्य बी से नहीं कनेक्टेड है, नहीं जुड़ा है, तो हम ऐसे संबंध को कहेंगे रिक्त संबंध। ठीक है, तो रिक्त संबंध समझ लीजिए कि फाई है, तो फाई को हम लोग कहेंगे रिक्त संबंध, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, एक और संबंध है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मतलब क्या? कि सबका सब इसमें आ जाएगा, ब्रह्मांड है ये। ठीक है, तो यदि आर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, यानी ए क्रॉस बी के अंदर मान लीजिए कि 4 गो एलिमेंट है, आर के अंदर भी सेम 4 एलिमेंट है, जितने अवयव ए क्रॉस बी में आ रहे हैं उतना ही और वही। ठीक है, संख्या में भी बराबर और अवयव भी बराबर। तो अगर ही हो जाए, वो समुच्चय तो होगा ही अपने आप का, लेकिन उसके बराबर हो जाए सार्वत्रिक समुच्चय। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लीजिएगा रिक्त समुच्चय फाई को हम बोलते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो संबंध फाई को बोलते हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, और सार्वत्रिक संबंध आर को कहेंगे जब आर का मान एक क्रॉस बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, उप समुच्चय नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये काम की चीज है, एक्सरसाइज यहीं से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य, स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं। ठीक है, स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी स्वयं के तुल्य। तो देखिए, अगर एक का रिलेशन एक से हो, दो का रिलेशन दो से हो, तीन का रिलेशन तीन से हो, यानी कोई ऐसा रिलेशन जिसमें जितने प्रकार के अवयव हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हो, तब इसको हम लोग बोलेंगे स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य में आपको यही देखना है कि वो आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, आपस में जुड़ा है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहाँ एगो एक है, ठीक है, दो है, तीन है, चार है, दो दो। तो देखिए दो दो से जुड़ा है, लेकिन इसमें तीन है तो तीन तीन से जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ा है। एक है तो एक एक से जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ा है, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, एक एक, दो तीन, दो दो, तीन तीन। अब ध्यान से देखिए, इसमें इसमें देखिए तीन प्रकार के एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन है। ठीक है, तो एक एक यहाँ है, दो दो भी है और तीन तीन है, मतलब जितने प्रकार के अवयव हैं सब आपस में जुड़े हैं।
एक एक से जुड़ा है, दो दो से जुड़ा है, तीन तीन से। ठीक है, इसे हमको मतलब नहीं है। दो तीन है तो इधर दो दो जुड़ ही गया, तीन तीन भी जुड़ गया। तो ऐसे संबंध को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक भी छूटेगा नहीं, छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज तो है, छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। आप देख लीजिए, मैंने यही लिखाया है कि यदि एक्स रिलेटेड एक्स, एक्स एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट, दो रिलेटेड दो, तीन रिलेटेड तीन, तो अगर स्वयं से जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक रिलेटेड एक है, दो रिलेटेड दो है, तीन रिलेटेड तीन है, रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पे देखिए ए बी बी। ठीक है, तो दो प्रकार के अवयव हैं ए और बी, तो ए से रिलेटेड है, बी बी से रिलेटेड, हो गया स्वतुल्य। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्वतुल्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट गया है यहाँ, ये जो आपको अगला दिखाई दे रहा है ना, ये है सममित संबंध। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सममित संबंध। ठीक है, लिख लीजिएगा, साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन देखिए, अगर एक्स का रिलेशन वाई से है, ये सूचित करता है कि वाई का रिलेशन एक्स से है। ठीक है, समझिए इसको। ठीक है, इसको ध्यान समझिए। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, सूचित करता है कि, इसको पढ़ते हैं सूचित करता है कि। तो यहाँ देखिए कि अगर एक्स रिलेटेड वाई है, ये सूचित करता है कि वाई रिलेटेड एक्स है। ठीक है, एक्स का रिलेशन वाई से है और ये सूचित करता है कि वाई का रिलेशन एक्स से है। यानी किसी रिलेशन में एक का संबंध दो से है और उसी में दो का संबंध एक से है, माने उल्टा सीधा दोनों तरीका से रिलेशन हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित। ठीक है, यानी ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से, तो एम का रिलेशन जेड से, तो वही चीज है। देखिए तो यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड ए है, तो स्वतुल्य सम्मित हो गया। इसी तरह यहाँ एक रिलेटेड तीन है, तीन रिलेटेड एक है। ठीक है, अच्छा, सम्मित में कहीं एक जगह भी सम्मिति दिखाई देगी तो हम सम्मित मान लेंगे। स्वतुल्य की जैसा नहीं है, स्वतुल्य में क्या है कि जितने प्रकार के हुए हैं सब कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन सम्मित में नहीं, एक जगह भी कहीं दो तीन से जुड़ा है, तीन दो से जुड़ा है, हो गया, सम्मित हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, एक जो है तीन से, तीन एक से जुड़ा है, भले चार दो से जुड़ा है, दो चार से नहीं जुड़ा है, लेकिन केवल इसके चलते ये सम्मित ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। एक जगह भी कहीं मिल गया, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड एक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड एक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे सम्मित। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, संक्रामक। संक्रामक समझिए, देखिए संक्रामक क्या होता है, संक्रामक संबंध को समझिए। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर एक्स का रिलेशन वाई से है, मान लीजिए, और वाई का रिलेशन जेड से है, यानी पहला जो है दूसरा से संबंधित है, दूसरा जो है तीसरा संबंधित है, अगर ये सूचित करता है कि पहला और तीसरा भी संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ए है जो कि बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है, तो आप खुद बताइए कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, सूचित कर रहा है कि ए का रिलेशन सी से होगा। तो ऐसे रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक संबंध उसे इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड सी, यानी पहला का रिलेशन दूसरा से हो, दूसरे का रिलेशन तीसरा से हो, सूचित करे कि पहला का रिलेशन तीसरा से है। तो अगर ऐसा है तो संक्रामक कहलाएगा। यही चीज है, यदि एक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड जेड इम्प्लाइज दैट एक्स रिलेटेड जेड। आप देखिए, बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, ये सूचित कर रहा है कि ए सी से जुड़ा है। ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड सी, इसी रिलेशन में ए सी से जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे संक्रामक। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये समझ में नहीं आएगा जो चीज हम बताएं स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तो आपसे एक्सरसाइज नहीं बनेगा। ठीक है, जो दो बार वीडियो ही भाई, सवाल तुमसे नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर कंसेप्ट को नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, या नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, या गाइड गेस देख करके उल्टा सीधा पढ़ाएगा जो उसको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ समझिए, अभी हम फिर से एक बार बोल देते हैं, संक्रामक संबंध क्या होता है कि एक्स रिलेटेड वाई होगा, वाई रिलेटेड जेड होगा, ये सूचित करेगा कि एक्स रिलेटेड जेड है, अगर है तो संक्रामक, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने बताया ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएंगे।
ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, कोई रिलेशन देगा और कहेगा सिद्ध करिए तुल्यता संबंध। ठीक है, तो तुल्यता संबंध समझ लो, ऐसा रिलेशन, ठीक है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तीनों होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रिलेशन जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होना चाहिए। स्वतुल्य में हमने क्या पढ़ा था, एक्स रिलेटेड एक्स होगा। सम्मित में हमने क्या पढ़ा था, एक्स रिलेटेड वाई सूचित करेगा कि वाई रिलेटेड जेड। ठीक है, और संक्रामक में हमने क्या पढ़ा अभी, एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड सूचित करेगा कि एक्स रिलेटेड जेड। तो देखो, अगर ये है तो स्वतुल्य हो गया, अगर ये है तो सम्मित हो गया, ठीक है, और अगर ये है तो संक्रामक हो गया। तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक अगर तीनों प्रकार का रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, और इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिए हुए हैं। आपको कहेगा कि सिद्ध करिए तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता सिद्ध करने के लिए यही सिद्ध किया जाता है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों हो गया तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो जो जितना कंसेप्ट था इस चैप्टर में, इस सबको मैंने बता दिया। इसको अच्छा से समझ के आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद नहीं रखिएगा तो रिलेशन फंक्शन में फार्मूला नहीं होता, यही फार्मूला जो डिफिनीशन है, यही फार्मूला है। आप याद नहीं रखिएगा भाई, आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं कि भाई सवाल आप खुद से कर पाए। ठीक है, केवल नोट नहीं करना है, खुद से देखिए सवाल यहाँ पढ़िए भाई, पढ़िए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सही है। ठीक है, रिलेशन के आधार पर हम चेक करेंगे। फिर देखिए यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। इधर देख लीजिए क्या कह रहा है, तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, पढ़िए यहाँ, तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए। इसमें भी कहेगा, मैक्सिमम सवाल में दो ही प्रकार के सवाल है इसमें। एक तो संबंध पूछेगा कि संबंध किस प्रकार का है, पहले तो ये पूछेगा। दूसरा ही आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, पढ़िए यहाँ। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग आराम से बना लेंगे, बशर्ते डिफिनीशन समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो सभी लोग जो है इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छा से डिफिनीशन कर लीजिए। इसके बाद भी आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप लोग समय से जुड़े। ठीक है, ये रिकॉर्डेड मोड में ही क्लास रहेगा ताकि नेटवर्क एरर वाली समस्या नहीं हो। और हमेशा आपके समझिए कि लॉगिन में उपलब्ध रहेगा, जब मन करे तब आप देख लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, एक तरह से हमारी आवाज़ और जो भी ये थ्योरी है ये सब एक तरह से सेव रहेगा हमेशा के लिए, तो रिवीजन करना भी आसान होगा। जब मन करे आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। यहीं पर आज की पढ़ाई को हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा से आप लोग पढ़िए। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं।